गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम पिछले वीडियोस में जो पढ़े थे वो फ्रैंकफर्ट असेंबली पढ़े थे और यूनिफिकेशन ऑफ मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को हमने स्टार्ट किया था। आज जो हम लोगों को कंप्लीट करना है वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट करना है और स्टार्टिंग ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली करना है। ठीक है, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में देखा जाए तो इसको कंटिन्यू करना है। पहला मेरा दूसरा वाला वीडियो जो बता दिया था उसमें मैंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को स्टार्ट किया है। आज फिर से हम इससे रिवाइव करते हुए पूरा पढ़ेंगे। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आज जो हम लोग कंप्लीट करना है बच्चों वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को स्टार्ट करना है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को स्टार्ट करना है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे पहले देखते हैं कि जर्मनी अपने इस रूप में आने के पहले 39 पार्ट में बटा हुआ था। बिफोर कमिंग इन दिस फॉर्म ऑफ द जर्मनी वाज डिवाइडेड इन 39 पार्ट। तो सबसे पहले जर्मनी इस रूप में आने के पहले 39 पार्ट में बटा हुआ था। 39 जर्मन स्पीकिंग जो थे 39 स्टेट्स के जर्मन स्पीकिंग स्टेट, जहां सबकी अपनी अलग कल्चर थे, सबको अपना अलग लैंग्वेज था, सबको अपना अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजियस नहीं, अलग कल्चर था बच्चों। और कल्चर भी सेम हम कह सकते हैं, कल्चर भी अलग नहीं। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स डिफर थे, उनकी करेंसी डिफर थी, उनका रूलिंग सिस्टम डिफर था, बट दे वर कल्चरली एज वेल एज लैंग्वेज में वो होमोजीनियस थे। वो एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज को फॉलो करते थे। तो ये जो 39 पार्ट था, इन्हीं 39 पार्ट को ज्वाइन करके एक नेशन स्टेट के रूप में बनाया जाने को के प्रोसेस को हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं। तो व्हाट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? इफ समवन इज आस्क्ड टू यू व्हाट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो ये जो 39 स्टेट थे, 39 जो पैचवर्क एम्पायर थे, इन 39 पैचवर्क एम्पायर को ज्वाइन करके एक कंट्री के रूप में, एक नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं। और इन दिस प्रोसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वाज डन बाय मिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। ऑल्दो मैंने बताया था कि जब मैंने आप लोगों को फ्रैंकफर्ट असेंबली बताया था, फ्रैंकफर्ट असेंबली के बारे में जब मैंने आपसे बातें किया था बच्चों, फ्रैंकफर्ट असेंबली के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बच्चों, मुझे लिखने में हल्की प्रॉब्लम है बिकॉज मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, इस वजह से कंसीडर करने की कोशिश करो। फ्रैंकफर्ट असेंबली के बारे में मैंने बताया था कि फ्रैंकफर्ट असेंबली का जो स्टार्टिंग हुई थी 18 मई 1848 से स्टार्ट हुई थी और 1849 तक, 31 मई 1849 तक चली थी। तो फ्रैंकफर्ट असेंबली ने पहली बार यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को प्रायोरिटी दिया था और उन्होंने पर्सिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास ये मैसेज भेजा था कि इफ यू आर एग्री तो हम पूरे इंटायर 39 पार्टों को ज्वाइन करके एक कंट्री, एक नेशन स्टेट के रूप में, एक नेशन स्टेट का रूप देना चाहते हैं। इस वजह से इफ यू, लेकिन इट इज पॉसिबल इफ यू आर एग्री, अगर आप एग्री हो तब देन इट विल बी पॉसिबल। तो इस तरीके से फ्रैंकफर्ट असेंबली ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते को बाद में कंप्लीट किया मिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। आपको बता दें कि जब फ्रैंकफर्ट असेंबली ने ये प्रपोजल दिया था तो उस समय जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, वहां के राजा कौन थे? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, क्या कहते हैं, राजा किंग ऑफ द पर्सिया। लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इस प्रपोजल को ये कह करके इनकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि जब बिकॉज इट वाज द प्रपोजल टुवर्ड द फ्रैंकफर्ट असेंबली कि आप यू विल बी द किंग ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी बट ओनली फॉर द नेम, while real power will be presented in the hands of the king of England, in the hands of the king of England के हाथ में होगी, king of the elected body के हाथ में होगी। ये मैंने जो king of England कहा ये गलत किया। मैंने जो बताया कि elected body के हाथ में होगी, आप केवल नाम के लिए राजा होंगे, जिससे क्योंकि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ बिलीव इन द डिवाइन थ्योरी ऑफ द डिवाइन पावर ऑफ द किंग, तो इस वजह से उन्होंने इस प्रपोजल को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। दिस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। और जब ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया बच्चों तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के बाद बच्चों जो वहां पर किंग बनता है वो केसर विलियम फर्स्ट किंग बनते हैं। केसर विलियम फर्स्ट किंग बनते हैं, जर्मनी के किंग बनते हैं केसर विलियम फर्स्ट। केसर विलियम फर्स्ट जर्मनी के किंग बनते हैं और केसर विलियम फर्स्ट अपॉइंटेड टू मिस्टर
Otto von Bismarck as their foreign minister, as his foreign minister as well as the chief minister, वो दोनों पोस्ट लेते हैं, फॉरेन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की दोनों पोस्ट लेते हैं। मतलब बिस्मार्क बिकम द फॉरेन मिनिस्टर as well as the चीफ मिनिस्टर, बोथ ही वाज अपॉइंटेड। तो इसके बाद कैसे ऑटो वन बिस्मार्क की जो पोजीशन होती है वो मोस्ट पावरफुल पोजीशन के रूप में वो सामने आते हैं। इस वजह से उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के प्रोसेस को उन्होंने कंप्लीट किया, स्टार्ट किया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के प्रोसेस को उन्होंने स्टार्ट किया और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। तो हम ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे एंड फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो पर्सिया के मतलब पर्सिया जिसके लीडरशिप में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अकॉर्ड हुआ था, वहाँ उस एम्पायर के वो चीफ मिनिस्टर थे। तो ही वाज अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन कहा जाता है कि जो कि फॉरेन कंट्री से फायदा उठाने में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल, बहुत ज्यादा एक्टिव हो। एंड ही डिक्लेयर्ड ऑटो वन बिस्मार्क डिक्लेयर्ड दैट जर्मनी ऑस्ट्रिया इज द मेन इनमी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली के यूनिफिकेशन में सबसे ज्यादा बड़ा जो इनमी है वो ऑस्ट्रिया है। बट ही हैज टेकन द सपोर्ट ऑफ द ऑस्ट्रिया, लेकिन उसने ऑस्ट्रिया का सपोर्ट लेकर के उन लोगों ने क्या कहते हैं डेनमार्क के ऊपर अटैक किया। ही अटैक ऑन डेनमार्क बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, और डेनमार्क से उन्होंने दो एरियाज को लेने की कोशिश किया, एक होलेस्टेन और एक स्विट्जरलैंड एरिया। और होलेस्टेन ये दोनों, ये इनकी स्पेलिंग बच्चे आप अपनी बुक में देख लेना कि क्या दिया है। तो आपकी बुक में प्रोसेसिंग सब दी हुई है। तो होलेस्टेन और स्विट्जरलैंड एरिया को वो लेते हैं डेनमार्क से, और बांटने की प्लानिंग होती है बिटवीन द ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया, और ऑस्ट्रिया को स्विट्जरलैंड एरिया देने की बात होती है। लेकिन बाद में ऑटो वन बिस्मार्क की एक ब्लेम लगा देते हैं कि आप ज्यादा मिनरल वाला एरिया, ज्यादा माइंस वाला एरिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया आप ले रहे हो, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट एरिया को आप ज्यादा ले रहे हो और हमें कम दे रहे हो। इस बात के लिए भी एक विवाद जनरेट हुआ, और उस विवाद को लेकर के ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में एक वार हो जाता है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के बीच में एक वार होता है, और इस तरीके से ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के बीच वार होता है। जो और ऑस्ट्रिया से वो दोनों एरिया छीन लेते हैं, एक होलेस्टाइन भी ले लेते हैं, और होलेस्टाइन के साथ स्विट्जरलैंड एरिया दोनों पर बिस्मार्क अपने कंट्रोल में करते हैं, बिस्मार्क अपने आप में ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये सेकेंड वार था। तो आपको केवल वार लिखने हैं और एक प्लेस लिखने हैं। एक वार आपको लिखना है वार विद डेनमार्क, होलेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, और इसके बाद दोनों एरिया में पूर्णतः कंप्लीटली कब्जा होता है ऑटो वन बिस्मार्क का बाय द वार ऑफ द ऑस्ट्रिया, विद द वार विद ऑस्ट्रिया के बाद। इसके बाद में जो तीसरा वार वो फ्रेंच प्रुसियन वार लड़ते हैं। मैंने बताया था कि जब फ्रेंच प्रुसियन वार होता है, और फ्रेंच प्रुसियन वार के बाद फिर वो एक वार लोकल किंग के साथ उनका होता है, जिसे लोकल प्रिंसली स्टेट के साथ वार होता है। और ये 4 वार जीतने के बाद जर्मनी को कंप्लीटली एक साथ ले आते हैं ऑटो वन बिस्मार्क, और तब जाकर के 1871 में, तब बच्चों 1871 में हॉल ऑफ मिरर में बच्चों एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें सारे प्रिंसली स्टेट के किंग प्रेजेंट होते हैं। और उस मीटिंग में मतलब पूरे जर्मनी को एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में, एक नेशन स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस नेशन स्टेट का किंग केसर विलियम फर्स्ट को डिक्लेयर किया जाता है। केसर विलियम फर्स्ट अमंग ऑल द Prince of the King of the princely states, Caesar William I is appointed. Caesar William I is declared king of the entire nation state of Germany. United Germany के king के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है। तो Caesar William in the Hall of Mirror, which was organized in the February 1871, very bitterly cold day पे 1871 फरवरी 1871 जनवरी 1871 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, और उस मीटिंग में केसर विलियम फर्स्ट को केसर विलियम फर्स्ट वाज डिक्लेयर्ड एज ए किंग ऑफ द इंटायर जर्मनी। पूरे इंटायर जर्मनी का किंग डिक्लेयर किया जाता है केसर विलियम फर्स्ट को। एंड फर्स्ट टाइम मिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वाज अपॉइंटेड एज ए चांसलर ऑफ द जर्मनी। Otto von Bismarck was appointed as a chancellor of the Germany. In this way, Otto von Bismarck become the first chancellor of the Germany, and become most powerful leader, and that's why the reason Bismarck is considered as a
father of the modern Germany, because in his leadership nation state United Germany was formed, modern Germany was formed. That's why Ottoman Bismarck is considered as a father of the modern Germany. बच्चे याद रखना कि ये कभी एक एक नंबर में पूछा जा सकता है कौन राजा था, तो इसको हम रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो पहले पर्सिया की किसके लीडरशिप में जर्मनी का एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए खास इंपॉर्टेंट रिकैप जो होते हैं बेटे रिकॉर्ड पॉइंट। पहला किसके लीडरशिप में जर्मनी को यूनिफाइड किया गया, इन द लीडरशिप ऑफ पर्सिया। पर्सिया जो था पर्सिया के राजा कौन थे, तो पहले फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे जब फ्रैंकफर्ट असेंबली हुई थी, लेकिन फ्रैंकफर्ट असेंबली के बाद जब फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की डेथ होती है तो केसर विलियम फर्स्ट राजा बनते हैं। उनका चीफ मिनिस्टर कौन था, ऑटोमान बिस्मार्क था। फॉरेन मिनिस्टर कौन था, ऑटोमान बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करके जर्मनी को यूनिफाइड किया, तो बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके जर्मनी को यूनिफाइड किया। किसको उसने अपना सबसे बड़ा एनिमी ऑफ द यूनिफिकेशन में डिक्लेयर किया था, तो ऑस्ट्रिया को डिक्लेयर किया था। डेनमार्क से कौन कौन से एरिया को हायर अप करते हैं, होलेस्टाइन और स्विट्जरलैंड एरिया को हायर अप करते हैं। फिर ऑस्ट्रिया से किस बात के लिए, डिवीजन ऑफ हायर अप एरिया को लेकर के होता है। और फिर क्या कहते हैं उसने प्रिंसली स्टेट के साथ एक वार किया, और फिर कितने वार किया, टोटल उसने 4 वार किए, लेकिन एक उनका लोकल वार था, इस वजह से इंटरनेशनल 3 ही बार कंसिडर किए जाते हैं। कब मीटिंग हुई, जनवरी 1871 में हुई। कहाँ पर हुई, हॉल ऑफ मिरर में हुई। किसको किंग डिक्लेयर किया गया, किंग वाज डिक्लेयर एज केसर विलियम फर्स्ट को इंटायर जर्मनी का किंग डिक्लेयर किया गया। एंड बिस्मार्क क्या बने, चांसलर बने। मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी किसे कहा जाता है, ऑटोमान बिस्मार्क को कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंसीडर कर लीजिए, और ये क्वेश्चंस यही एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे, और इन्हीं एक एक नंबर के क्वेश्चन से आपका कंप्लीट हो जाएगा जो एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। और बड़ा क्वेश्चन के प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सारे को मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन, बड़ा आंसर, आप बड़ा प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे हम अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।